नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के बारे में। आखिर प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है? आपका जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दी गई है कि आप अपना शिक्षण को प्रभावी किस तरह से करें, बच्चों को अधिक से अधिक कैसे बताएं, किस तरह से उनका अधिगम स्तर बढ़ जाए। तो इसके लिए एक प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दी हुई है। प्रोफेसर एन के जगीरा की पुस्तक प्रभावी शिक्षक है, उसमें से ये प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी ली गई है। बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सीधा संबंध कक्षा शिक्षण की प्रभाविता से होता है, यानी कि कक्षा शिक्षण जितना ज़्यादा प्रभावी होगा बच्चों का शैक्षिक संप्राप्ति का स्तर उतना ही ज़्यादा होगा। बच्चों के व्यक्तित्व के समुचित विकास में उनका संज्ञानात्मक विकास जैसे ज्ञान, समझ, सीखने की स्पष्टता, भावात्मक विकास यानी कि भाव, रुचियाँ और आदतें तथा क्रियात्मक विकास यानी कि रचनात्मक, सृजनात्मकता और कौशल का होना आवश्यक है, जिसके लिए प्रभावी कड़ी शिक्षण है। यानी कि अगर आप प्रभावी रूप से शिक्षण करेंगे तो उनका बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी हो जाएगा, भावात्मक विकास भी हो जाएगा और क्रियात्मक विकास भी हो जाएगा। तो प्रभावी शिक्षण की संकल्पना सीखने की प्रक्रिया से संबंधित होती है। इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर ए से जेड तक द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। प्रभावी शिक्षण के यह तरीके एक दूसरे से क्रमबद्धता के रूप में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी पर प्रदर्शित किए गए हैं। ये जो तरीके हैं प्रभावी शिक्षण के, आप किस तरह से प्रभावी शिक्षण करेंगे, उन्हें क्रमबद्धता से लगाया गया है ए से जेड तक। इन तरीकों को आप आवश्यकता अनुसार अपनी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अपनाएंगे तो निश्चय ही शिक्षण प्रभावी होगा, यानी कि आपका शिक्षण बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो प्रभावी शिक्षण की जो सीढ़ी है उसमें हर अक्षर का ए से जेड तक अलग मतलब है। एक शिक्षण विधि है, यानी कि आपको उसमें क्या क्या करना है उसके लिए प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को जानना आवश्यक है। जैसे ए से आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो गया, बी से आपका बिजी क्लासरूम हो गया, सी से आपका कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया। तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में जगह दी गई है, जिसका प्रत्येक टीचर्स को जानना जरूरी है। क्योंकि कभी भी आपसे कॉल आ जाती है तो आपसे पूछ लिया जाता है, या आपकी प्रश्नावली होती है उसमें पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में एन का क्या मतलब है, या प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में के का क्या मतलब है। तो ये आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस शिक्षण के तरीके में शिक्षक को क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि किस वर्ड का क्या मतलब है। तो जो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है वो आपकी इस तरह से दर्शाई गई है, जिसमें ए से शुरू होकर जेड पर ख़त्म होती है। ए से मतलब होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यानी सक्रिय भागीदारी, बी से बिजी क्लासरूम, सी से कोऑपरेटिव लर्निंग, डी से डिमॉन्स्ट्रेशन, ई से एक्सपेक्टेशन, एफ से फीडबैक, जी से गोल सेटिंग, एस से ह्यूमर, आई से इंडिविजुअल नीड्स, जे से जनरल ऑफ लर्निंग, के से नोइंग द लर्नर, एल से लिंकिंग लर्निंग, एम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एन से नेगोशिएशंस, ओ से आउटडोर लर्निंग, पी से प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, क्यू से क्विज, आर से रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग, एस से सक्सेस एक्सपीरियंस, टी से टीम टीचिंग एंड कोलबरेटिव इफेक्ट्स, यू से अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, वी से वैरायटी, डब्ल्यू से वर्किंग एटमॉस्फेयर, एक्स से एक्स रेइंग फॉर इवोल्यूशन और वाई से यू यानी कि आप, और जेड से जील, जोश एवं उमंग। इस प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में प्रत्येक अक्षर का मतलब है, वे एक शिक्षण के प्रभावी तरीके हैं जिनको हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनमें शिक्षक को क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में पहला वर्ड होता है आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यानी कि सक्रिय भागीदारी। अगर आप बच्चे को अच्छी तरह से सिखाना चाहते हैं तो उसमें बच्चों की भागीदारी होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को भी शामिल करना पड़ेगा। दूसरा, कक्षा में सभी को सीखने के उपलब्ध कराएं।
ऐसे क्रियाकलापों का चयन कीजिए जिनमें सभी बच्चे सक्रिय होकर सीखें। गतिविधियों के चयन में बच्चों के मन की बात को भी सुनें कि बच्चे क्या चाहते हैं। बच्चों को छोटे छोटे समूह में अपने विचारों अनुभवों को कहने का अवसर दें। बच्चों को प्रतिदिन की अधिगम डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को बताएं कि आपको एक अधिगम डायरी बनानी है कि आपने क्या सीखा, वो डायरी में आपको डेली नोट करना है। बच्चों में विषयवार लर्निंग आउटकम की समझ विकसित करने के लिए स्रोत और अधिगम सामग्री भी उपलब्ध कराएं। यानी कि लर्निंग आउटकम की समझ विकसित हो, इसके लिए उन्हें अधिगम सामग्री उपलब्ध कराइए। तो इस तरह से बच्चों की एक्टिव भागीदारी बहुत ज़रूरी है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अब आता है बिजी क्लासरूम। बी से बिजी क्लासरूम यानी कि व्यस्त कक्षा, यानी कि बच्चे अपने रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहें, इसलिए उनकी क्लासरूम बिजी होनी चाहिए। उन्हें इस तरह क्रियाकलाप दें कि वे उनमें बिजी रहें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखने के लक्ष्य यानी लर्निंग आउटकम की रूपरेखा अच्छी तरह से तैयार कीजिए और सीखने की प्रक्रिया तथा गतिविधियों को स्पष्ट करने के लिए करने वाले निर्देशों को भी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। और क्या करना होगा, बच्चों की भूमिका को भी स्पष्ट कीजिए कि वे कक्षा में किस प्रकार के क्रियाकलाप करेंगे या कराएंगे। उनकी भूमिका पहले से ही डिसाइड कर दीजिए। कक्षा में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों द्वारा प्रोत्साहन एवं कामकाजी वातावरण बनाए रखिए। लर्निंग आउटकम के क्रियान्वयन के समय बच्चों की पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, वर्कशीट जैसे सीखने के स्रोतों या साधनों की व्यवस्था पूर्व में ही कर लीजिए। ये सब आपको करना पड़ेगा बिजी क्लासरूम के लिए, यानी कि रचनात्मक क्रियाकलाप में बच्चे बिजी रहें, उसके लिए हमें ये करना होगा। नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहभागी या सहयोगी अधिगम, यानी कि अधिगम में बच्चे अपनी कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं और समूह में कार्य करके सीखते हैं। यानी कि वे समूह में रहेंगे तो कार्य करके सीखेंगे। इस तरीके से बच्चे अधिक से अधिक सीखने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके लिए शिक्षक ऐसे क्रियाकलापों का चयन करते हैं जो सभी को समूह में मिलकर करने होते हैं। ऐसे आप क्रियाकलाप उन्हें दें, जैसे प्रोजेक्ट कार्य दे दें, विषयवार छोटे समूह की गतिविधियाँ दे दें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कक्षा में 3-4 छोटे छोटे समूह बनाइए। प्रत्येक समूह के लिए लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य गतिविधि का चयन कीजिए। आप प्रोजेक्ट बनाइए। बच्चों को सहयोगी अधिगम में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताएं, जैसे सभी लोग अपने समूह में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते कार्य करेंगे, उन्हें बताइए। समूह के प्रत्येक सदस्य की जवाबदेही तय कर लीजिए कि अगर आपने ये किया तो आपकी ये जवाबदेही होगी। सीखने के स्रोतों और विचारों में हिस्सा या भागीदारी लेने के लिए सभी छात्रों और प्रत्येक समूह को प्रोत्साहित कीजिए। तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है डी का मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि कार्य प्रदर्शन। यहाँ पर कार्य प्रदर्शन का तात्पर्य कक्षा में शिक्षक और बच्चों द्वारा किसी प्रयोग या उदाहरण को प्रत्यक्ष रूप से करने के लिए है। यानी कि आप ऐसे वो शिक्षण इस तरह से कीजिए जिससे मॉडलिंग और प्रतिरूपण भी हो उसमें। यानी प्रभावी शिक्षण के लिए प्रदर्शन व प्रतिरूपण की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विषय के ऐसे लर्निंग आउटकम का चयन कीजिए जिसमें मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता हो, जैसे आपका विज्ञान विषय है या पर्यावरण विषय है। बच्चों को स्पष्ट निर्देश देते हुए प्रदर्शन के लिए तैयार कीजिए कि वे प्रदर्शन कर सकें अपने मॉडल का। बच्चों में विचार शक्ति को प्रोत्साहन देने और उनका ध्यान उत्साह बराबर बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछे ताकि वे प्रदर्शन के परिणामों का अनुमान लगे। आप उनसे प्रश्न पूछे ताकि वे प्रदर्शन में अच्छी भागीदारी आपकी कर सकें। नेक्स्ट आता है ई का मतलब एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षाएं। शिक्षक को अपने बच्चों की सफलता के संबंध में स्वयं से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए कि उनका शिक्षण ऐसा हो जिसमें सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हुए सीखें। तो इसमें शिक्षक को क्या करना है, कक्षा शिक्षण के प्रति आत्मविश्वास बनाएं। यानी कि आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं अच्छी तरह से सिखा दूंगा। बच्चों को बातचीत गतिविधियों और अपने सकारात्मक हाव भाव से सफलता के प्रति आशान्वित रखिए। यानी कि उन्हें बताइए कि अगर आप इसको बड़े आसानी से सीख जाएंगे। उनमें सकारात्मक आनी चाहिए। बच्चों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अधिगम निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि वे अपना निर्णय ले सकें। इस तरह के लिए आप उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। अब आता है एफ। अधिगम की सीढ़ी में एफ वर्ड का मतलब है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। यानी कि फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक क्या होता है, ऐसी जानकारी है जिससे हमारी यानी कि शिक्षक और बच्चे दोनों की किसी विषय में
तत्समय तक की समझ का पता चलता है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सिखाया। इसके साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि जिस लर्निंग आउटकम के उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी संप्राप्ति किस सीमा तक हुई और उसकी कमियों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों को जैसा ही वे सीख रहे हैं उन्हें तुरंत फीडबैक दीजिए। ये नहीं कि मैं बाद में दे दूंगा, किंतु ध्यान रहे बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इस तरह का फीडबैक हो कि उनका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। बच्चों को उनकी प्रकृति के अनुरूप व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से फीडबैक दीजिए। आप कब और कहाँ व कैसे फीडबैक देना है इसका चयन आपको स्वयं करना है। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरीके से बच्चों को फीडबैक दीजिए। अगर कैसे, क्विज के माध्यम से आप औपचारिक फीडबैक दे सकते हैं, जब भी बच्चों को जितना सीखा है उसके लिए आप उसकी क्विज रख दीजिए, उनसे पता चल जाएगा कि कितना उनका आया है, उनको फीडबैक दीजिए। बच्चों आप और कीजिए। और अनौपचारिक भी फीडबैक दे सकते हैं, मुस्कुराहट या बच्चों पे थपथपाहट करके आप इस तरह का फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण विषय की रूपरेखा होती है जो प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है, यानी कि आपको आपका गोल पता होना चाहिए। निर्धारित किए जाने लक्ष्य और कार्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। आपका गोल बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमें बच्चों को ये सिखाना है। कक्षा में बच्चों की विशिष्ट ज़रूरतों पर विचार अवश्य कीजिए, यानी कि उनको क्या ज़रूरत है उस पर विचार कीजिए और उसके अनुरूप शिक्षण योजना बनाइए। लक्ष्य के निर्धारण व क्रियान्वयन में बच्चों की कक्षा, रुचियों, अनुभव व उनकी आयु को ध्यान में रखिए। यानी जब भी आप लक्ष्य का निर्धारण करें तो बच्चों की कक्षा का ध्यान रखिए, उनकी रुचि ध्यान रखिए, उनकी रुचि क्या है, उनके अनुभव का ध्यान रखिए और उनकी आयु का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि उनकी आयु कम है और आप उनका गोल उन्हें बढ़ा दे दें। बच्चों की विषयवार ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्यों की समयबद्ध समीक्षा कीजिए, यानी कि जो आपको गोल पूरे करने हैं उनका समय का भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है ह्यूमर यानी हास्य प्रयास। हास्य प्रयास का मतलब यानी कि जब आप शिक्षण कर रहे हो तो कक्षा का माहौल ऐसा हो जिसमें बालकों को आनंद आए, उनका तनाव दूर हो, इस तरह का वातावरण आप बना के रखिए। कक्षा का वातावरण आनंददायी और पढ़ने लायक होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कक्षा शिक्षण के समय बीच बीच में रुचिकर माहौल बनाने और हास्य प्रयास के लिए चुटकुले सुना सकते हैं, उन्हें मुहावरे, हास्य कविता जैसे क्रियाकलापों को भी यथा समय प्रयोग करना चाहिए। यानी कि बीच बीच में आप इसका प्रयोग करते रहें जिससे कि बच्चे हंसते रहें और सीखने के लिए तत्पर रहें। नेक्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल नीड्स यानी व्यक्तिगत आवश्यकताएं। आपको प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, उनकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, उनकी योग्यताएं अलग होती हैं, ज़रूरत भी अलग अलग होती हैं। इसलिए प्रभावी शिक्षण के दौरान सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहचानना और उनके अनुरूप शिक्षण कार्य करना जरूरी होता है। इसमें कि आपके लिए क्या करना पड़ेगा, कक्षा में सभी बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील रहे, या ये ध्यान रखिए कि किस बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं। बच्चों के व्यवहार का अवलोकन, बच्चों के आपस में मिलने जुलने की प्रक्रिया, उनकी रुचियों और सामर्थ्यों और उनकी सीखने की इच्छा को जानिए और उनका अभिलेखीकरण भी कीजिए। ये जानिए कि किस बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसका अभिलेखन कर लीजिए। लर्निंग आउटकम को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का आकलन कीजिए। बच्चों के अभिभावकों से भी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानिए और निर्देशन भी दीजिए कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। बच्चों के अभिभावकों से पूछें और उन्हें बताएं। बच्चों को आपसी बातचीत और एक दूसरे की सहायता लेने व देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, तो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट आता है जर्नल ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम पत्रिका। प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को प्रतिदिन उनके सीखने के लर्निंग आउटकम को अधिगम पत्रिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि आपको एक पत्रिका बनानी है, आपको ये लिखना है कि आपने आज कितना सीखा, आपके समझ में आया या नहीं आया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को प्रतिदिन लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि आप लिखिए। बच्चों को एक फ्रेमवर्क दीजिए, जैसे इस तरह की एक टेबल बना कर दे दीजिए बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर, वे अपनी कॉपी में बना लेंगे। दिनांक, विषय, पाठ संख्या व नाम, लर्निंग आउटकम, क्या लर्निंग आउटकम आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, और लर्निंग आउटकम की प्रगति, जिसमें बच्चे खुद लिखें कि उनकी समझ में आया या नहीं आया, या सहयोग की ज़रूरत है तो भी बच्चे लिखें। तो इसलिए अधिगम पत्रिका का भी होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है नोइंग द लर्नर यानी अधिगम कर्ता को जानिए। जो आपका अधिगम करता है यानी कि बच्चा, उसके पूर्व अनुभव, वर्तमान लर्निंग आउटकम
पर उसकी स्थिति, अभिवृत्ति और रुचियों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। शिक्षण योजना के लिए अधिगमकर्ता को जानना एक प्रमुख बिंदु है, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन उसी पर निर्भर होता है। अगर आप उसे जानते हैं तो आप अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, बच्चे के स्वभाव व ज़रूरतों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। कक्षा शिक्षण के समय बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग कीजिए। बच्चों की वर्तमान ज्ञान और नए कार्यों में संबंध जोड़िए। शिक्षण योजना बनाते समय, पढ़ाते समय, मूल्यांकन करते समय यह मार्गदर्शक सूत्र उपयोगी होगा कि आप अधिगमकर्ता को जानें, कि बच्चे को आप अच्छी तरह से जान जाएं। नेक्स्ट आता है आपका लिंकिंग लर्निंग, यानी अधिगम संबंध स्थापन, यानी अधिगम में संबंध आपको स्थापन करना है। सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तु के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखी नहीं होती, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, शिक्षण योजना बनाते समय सीखने के क्रमों को ध्यान में रखिए। आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जो सीखने के जो क्रम होते हैं उनका आपको ध्यान रखना है। जैसे भाषा शिक्षण में सबसे पहले बच्चा सुनना ही सीखेगा, तो आपको उस क्रम को ध्यान रखना है। फिर बोलना सीखेगा, उसके बाद पढ़ना सीखेगा और उसके बाद लिखना सीखेगा। तो आपको क्रम को ध्यान रखना है। कक्षा शिक्षण करते समय अधिगम गतिविधियों पर लर्निंग आउटकम्स के उद्देश्यों और उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया के क्रमानुसार तकनीकों और तरीकों में आपसी तालमेल, समायोजन, सादृश्यीकरण, अपने शिक्षण का मूल्यांकन व फीडबैक, सोच विचार और बच्चों की अधिगम पत्रिका यानी बच्चों की डायरी जो बनाने को लिखवाना जैसे कार्यों के बीच में संबंध स्थापित करें, ताकि आपका शिक्षण प्रभावी हो। सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ते हुए अंत्य पाठों जो इंट्रा लेसन है का प्रावधान कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों की व्यवस्था। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए, जो शिक्षण कार्य प्रभावी और सफल होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है और बच्चों को शिक्षण संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय उपलब्ध संसाधनों को यथासंभव उपयोग कक्षा शिक्षण में प्रभावी हो सकता है। यानी कि आपको संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करना है। करना क्या है, आपको समय को कक्षा संसाधन के रूप में प्रयोग कीजिए। समय का प्रयोग करना है। बच्चों को शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में उपयोग कीजिए। बच्चों का ही उपयोग कर लीजिए। कैसे, कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था को लर्निंग आउटकम के आधार पर तय कीजिए। जैसे तत्वों के नाम और प्रतीक सिखाने, बालकों को आपको बताना है बच्चों को कि प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक 1 होता है, तो बच्चों को उनके अनुक्रमांक रोल नंबर के अनुसार बैठा दीजिए। जैसे H उन्हें बता दीजिए इसका रोल नंबर 1 है, उसे तुम्हारा नाम हाइड्रोजन है। दूसरे को बता दीजिए तुम्हारा नाम हीलियम है। किसी को लिथियम बता दीजिए रोल नंबर तक, और लिथियम यानी कि तुम्हारा संकेत ये है। तो आप उन्हें उनके रोल नंबर उन्हें पहले से याद है और उसका नाम आपने बता दिया कि हाइड्रोजन है, तो उसका परमाणु क्रमांक आसानी से सीख जाएगा। नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन, यानी कि परस्पर बातचीत। बातचीत भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षक और बच्चों के बीच में और बच्चों के बीच में बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक और बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभव से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। इसमें आपको करना क्या है, बातचीत हमेशा लर्निंग आउटकम से संबंधित होनी चाहिए। पहली बात तो चित्रों के माध्यम से, कहानी, कविता का उपयोग करके। दूसरा, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे बिना किसी संकोच, डर और भय व तनाव के विचार विमर्श के लिए विषय वस्तु लेकर आएं। बच्चों से संदर्भ स्थापित आधारित बातचीत अवश्य करें। यानी कि बच्चों के और शिक्षक के बीच में जो हमारा लर्निंग आउटकम है उससे संबंधित बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका आउटडोर लर्निंग, यानी कक्षा से बाहर की अधिगम गतिविधियाँ। यही नहीं है कि आप कक्षा के अंदर ही अधिगम कराएं, कक्षा के बाहर भी अधिगम कराई जाएं। पर्यावरण में मौजूद वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में क्रियाशील रहते हुए स्थायी रूप से सीख सकें, जिससे कि बच्चा, आप उन्हें पर्यावरण के बारे में बताइए, उन्हें बाहर ले जाइए, इस तरह की गतिविधि आप उन्हें कराइए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे अधिगम कार्यों की सूची बनाएं जिनमें कक्षा के बाहर की गतिविधियों की जरूरत पड़ती है। आप इस तरह के अधिगम कार्यों की सूची बना लीजिए। कक्षा के बाहर की गतिविधियों के लिए समय का चयन कीजिए।
और संबंधित व्यक्तियों से संपर्क हेतु शैक्षिक यात्रा है तो करो कार्यक्रम बना लीजिए। आप उनकी शैक्षिक यात्रा कर लीजिए, उनका टूर ले जाइए। बच्चों को शैक्षिक यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताइए, उन्हें पहले बता दीजिए कि हम इसलिए जा रहे हैं घूमने के लिए, ये सीखने जा रहे हैं। उनसे आपको अपेक्षाएँ क्या अपेक्षाएं हैं, किस सहायता की जरूरत है, यह भी बताइए। बच्चों के अभिभावकों को सूचना दीजिए, उनकी सहमति भी प्राप्त कीजिए। बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित कीजिए। तो ये आपको करना होगा। नेक्स्ट आता है प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, प्रशंसा और प्रोत्साहन। कक्षा में बच्चों की प्रशंसा और प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। आप जितनी ज़्यादा प्रशंसा और प्रोत्साहन करेंगे, बच्चा उतना ही सीखने के लिए तत्पर होगा। उदाहरण के लिए आप मुस्कुरा दें, थपथपा दें, शाबाशी देना ऐसे तरीके हैं जिनमें भूलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें प्रोत्साहन देते रहें। क्या करना है, बच्चों की वास्तविक प्रयत्न और उनकी उपलब्धियों को पहचानने के लिए तत्पर रहें। बच्चों के प्रयत्न और उपलब्धि की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर प्रशंसा और प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त शब्द या कार्य का चयन करें। बच्चों के कार्य प्रदर्शन के तुरंत बाद प्रशंसा और प्रोत्साहन दीजिए। लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति में कमजोर बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए और प्रशंसा तत्काल दी जानी चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए, यानी कि कल को दे देंगे। आप उसका फीडबैक साथ के साथ देते रहें, उन्हें प्रोत्साहन दें, उनकी प्रशंसा करें। नेक्स्ट आता है क्विज यानी प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी पहेली प्रश्नों का वह समूह है जो बच्चों के अधिगम की प्रकृति का आकलन करने में सहायक होता है। यह मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। इसमें आपको करना क्या है, यानी कि आप अधिगम जानना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तरी जरूरी है। प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, तो इसका स्वरूप भी तय कर लीजिए कि जैसे यह खेल के रूप में होगा या प्रतियोगिता के रूप में होगा। प्रश्नोत्तरी का माध्यम मौखिक या लिखित हो, इसे आप तय कर लीजिए किस तरह से आपको करना है। बच्चों में स्वयं त्रुटि सुधारने और प्रश्नोत्तरी में अंक हासिल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। योजना के मुताबिक प्रश्नोत्तरी को संगठित कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग, अधिगम का स्व दायित्व, यानी कि अपना उनका खुद दायित्व हो। स्वयं की धारणा और व्यक्तिगत नियंत्रण अधिगम के स्व दायित्व बोध क्षमता पर आधारित होते हैं। जो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं वे सीखने में ज़्यादा सफल होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होंगे CWSN के लिए स्व अधिगम हेतु शिक्षक के स्व दायित्व उपयोगी होते हैं। आपको करना क्या है, बच्चों को यह समझाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए उनकी सफलता मुख्यतः उन्हीं के अपने प्रयत्नों का परिणाम है। यानी कि अगर आप सीख जाते हैं तो उन्हें बताइए कि तुमने ही मेहनत की है इसलिए आप सीखे हैं। बच्चों में अधिगम की जिम्मेदारी का विकास करने के लिए सक्रिय अधिगम प्रणाली का अनुसरण कीजिए। बच्चों में उनके स्व सम्मान या स्व धारणा को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र अधिगम के माध्यम से सफलता के अनुभव उपलब्ध कराइए। बच्चों को अधिगम की उन प्रणालियों को पहचानने में सहायता कीजिए जो उन्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। कक्षा में बच्चों के अंदर सीखने के लिए स्व दायित्व के बोध का भी विकास कराइए। उन्हें बताइए कि ये आपका अपना दायित्व है, आप सीखें या ना सीखें इससे आपको ही फायदा होगा, इस तरह का उन्हें बोध कराइए। नेक्स्ट आता है सक्सेस एक्सपीरियंस यानी सफलता का अनुभव। सफलता ही सफलता को जन्म देती है। जब बच्चे सफल होने लगते हैं तो वे और अधिगम के लिए तत्पर हो जाते हैं। सफलता सीखने के पूर्व ज्ञान, काम करने के लिए उपलब्ध समय और बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता पर आधारित होती हैं। जब बच्चे विश्वास के साथ सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी सफलता की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यानी कि और जब वो सफल होने लगते हैं तो वे और ज़्यादा, मान लिया एक बच्चे से मैथ का एक सवाल हो गया गणित का, तो वो दूसरा सवाल करने के लिए एकदम से तत्पर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, शिक्षण में सफलता के अनुभव की योजना बनाइए। सीखने के कार्यों का विभाजन छोटे छोटे कार्यों में कीजिए, ये कार्य आसान और चुनौतीपूर्ण हो। और क्या करना है आपको, बच्चों को इस प्रकार से सहायता दीजिए कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं करते हुए सफलता का अनुभव करें। यानी अपना आप उन्हें सफलता मिलेगी तो वे खुश होंगे कि मैंने किया है। बच्चों की सफलता प्राप्ति पर उनके साथ खुशियाँ मनाइए। अगर बच्चे ने उसके साथ खुशी मनाई कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा किया, यार ये इस तरह से बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित कीजिए जिससे वे सफल हो सकें। नेक्स्ट आता है आपका टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव इफेक्ट्स, यानी कि दल शिक्षण और सहयोगी प्रयोग। विषय से संबंधित दल शिक्षण के लिए सहयोगी प्रयास की जरूरत होती है। यह सभी शिक्षक एवं बच्चों के लिए उपयोगी और लाभदायक है। सहयोगी अधिगम हेतु दल शिक्षण के साथ ही साथ सभी शिक्षकों और अभिभावकों और समुदाय के अन्य सदस्यों का सहयोग जरूरी है। विद्यालय स्तर पर वार्षिक कार्यक्रम अपनाए जाएं। शैक्षिक ग्रहण में सहयोगी प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा,
कक्षा शिक्षण में अपने विद्यालय के सहयोगी शिक्षकों से भी कक्षा शिक्षण हेतु सहयोग लेने के लिए बातचीत कीजिए, जिससे वह आपकी टीम टीचिंग का हिस्सा बन सके। यानी बच्चों को टीम टीचिंग के रूप में आप पढ़ाइए। स्थानीय व्यक्तियों, अभिभावकों, अन्य सहयोगों को योजना बनाने के स्तर से लेकर सब स्तरों में शामिल कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, यानी अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना। क्या होता है, कभी कभी शिक्षण के दौरान अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में शिक्षक को उन तरीकों को जानना, समझना और उनका कक्षा में प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है, जिनसे ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके और कक्षा शिक्षण प्रभावित ना हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कक्षा में अनपेक्षित परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए समाधान कीजिए। आप ऐसी परिस्थितियों में बिना किसी पूर्वाग्रह गुस्से का अनुभव, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह की परिस्थिति आ जाती है, बच्चे के द्वारा ही आ जाती है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए बिना गुस्से के। चाहे वह आपके विद्यालय में कुछ व्यक्ति और समूह द्वारा ही क्यों ना उत्पन्न की गई हो, या कोई बाहरी आदमी आकर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करता है, तो आप गुस्सा मत दिखाइए, उसका समाधान कीजिए। शिक्षण के द्वारा आपके द्वारा की गई किसी गलती को स्वीकार करने में कभी भी हिचकिचाएं नहीं। अगर मान लिया आपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया, तो उसको स्वीकार कीजिए, हाँ गलती हो गई। बच्चों को किसी और सुविधाजनक दिन उस बिंदु पर आगे बातचीत करने के लिए कहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए कि कह दीजिए मैं कल बताऊंगा आपको। अनपेक्षित प्रसंगों को कभी भी विवाद का विषय मत बनाइए, इन्हें अपनी दैनिक डायरी में नोट कीजिए और इनका समाधान कीजिए। नेक्स्ट आता है वैरायटी, यानी विविधता। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए अधिगम अनुभव की विविधता एक अनिवार्य शर्त है। अलग अलग तरह के अनुभव आपको मिलेंगे। बच्चों का ध्यान आकर्षित करने, उनकी व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करने और किसी भी विषय वस्तु को सीखने और समझने के लिए अधिगम में अधिक से अधिक विविधतापूर्ण अनुभव को शामिल किया जाए, तभी शिक्षण प्रभावी होगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप विविधता लाइए अपनी टीचिंग में। जब कक्षा में बच्चे थक जाते हों और अपनी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हों, तो इस स्थिति में अपने व्यवहार, मुद्राओं, गतिविधियों में परिवर्तन करते हुए आप नवाचार कीजिए। दृश्य, श्रव्य सामग्री आदि का यथासंभव प्रयोग कीजिए। विविधता होनी चाहिए। शिक्षण में विविधताओं को निम्न प्रकार से अपनी योजना में शामिल करें। उद्देश्यों के विभिन्न स्तरों को शामिल करें। अधिगम अनुभव की विविधता, व्यक्तिगत विविधताओं का ध्यान, जोड़े में, छोटे समूहों में तब बड़े समूह में कार्य का अवसर दें। कक्षा के अंदर एवं बाहर के संदर्भ में विविधता रखें। बच्चों को सीखने में आ रही समस्या के समाधान का अवसर दें। नेक्स्ट आता है वर्किंग एटमॉस्फेयर, यानी कि अनुकूल कार्य परिस्थितियाँ, यानी कि आपके वातावरण भी आपके अनुकूल होना चाहिए। ये एक आवश्यक घटक है। इसके दो प्रमुख अंग हैं। एक कक्षा का वातावरण जो बच्चे को सीखने में व्यस्त रखता है और उन्हें कठोर परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करता है, और दूसरा जो होता है वो बच्चों के विचारों और संसाधनों की भागीदारी को प्रोत्साहन, जो कामकाजी और रचनात्मक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इसलिए एटमॉस्फेयर आपका बहुत ज़्यादा कार्य करता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कक्षा में विश्वास आधारित वातावरण बनाइए, यानी कि बच्चों को विश्वास हो। कक्षा में कामकाजी व्यवहार प्रदर्शित कीजिए। रचनात्मक गतिविधियों को बिना किसी व्यवधान की जारी रहने दीजिए। विद्यालय में आवश्यक सामग्री की तत्काल उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए कक्षा की दैनिक गतिविधियों की योजना बनाइए। एकदम से आपको उपलब्ध होना चाहिए वो। कक्षा में कामकाजी वातावरण की प्रभावकारिता पर नज़र रखिए कि उसमें कहाँ और किस सुधार की जरूरत है हमें। कक्षा में अनुशासनात्मक हस्तक्षेप को कम से कम रखिए। इसके स्थान पर सहयोगी माहौल की स्थापना कीजिए। यानी ये नहीं कि आप अनुशासन रखने के लिए बच्चों को चुप रखें, बिल्कुल उसमें सहयोगी माहौल की आप स्थापना कीजिए। नेक्स्ट आता है एक्स-रेइंग फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन हेतु परीक्षण। एक शिक्षक को एक्सरे यानी टेक्नीशियन की तरह बच्चों की अधिगम प्रक्रिया और उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना चाहिए। जिस तरह की एक्सरे में सब कुछ अंदर तक पता चल जाता है, यानी बच्चों का सारा पता चल जाना चाहिए। यह सतत और व्यापक हो तो बच्चों की प्रगति का तत्काल पता चल जाएगा कि कक्षा का प्रत्येक बच्चा सीखने के किस स्तर पर है। इसके लिए आपको मूल्यांकन हेतु परिजनों की सहायता लेनी होगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपनी कक्षा में आकलन की रूपरेखा बनाइए, जिसका स्वरूप बच्चों की प्रकृति के आकलन हेतु दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक मूल्यांकन हेतु होगा। शिक्षण प्रक्रिया के आकलन में तकनीकों का प्रयोग, जैसे अवलोकन, बच्चों से बातचीत, स्वयं मूल्यांकन, पहेली, लिखित परीक्षा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इनका प्रयोग अवश्य कीजिए। आकलन एवं मूल्यांकन करने, स्वयं अपनी योजना बनाने और उसे लागू करने तब प्रगति दर्ज करने में बच्चों को भी आप शामिल कीजिए। नेक्स्ट आता है यू, यानी कि वाई, तुम। आप शिक्षक क्या कर सकते हैं, अपनी कक्षा में आप प्रभावी शिक्षण की कुंजी है। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तो प्रभावी शिक्षण नहीं होगा।
आप ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार हैं, क्योंकि आप ही बच्चों से सीधे जुड़े हैं और उनकी प्रत्येक गतिविधि का अवलोकन, आकलन, मूल्यांकन करते हैं। आपकी क्रियाशीलता एवं चिंतन से प्रभावी शिक्षण संभव है। इसके लिए आपको क्या करना है, सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए सक्रिय बनाइए। बच्चों को भी अपनी शिक्षण योजना का हिस्सा बनाइए। कक्षा में सभी बच्चों के लिए सहयोगी की भूमि में अपने कार्यों का क्रियान्वयन कीजिए। कक्षा में सृजनात्मकता के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों और नवाचार माध्यमों का प्रयोग कीजिए। बच्चों को हमेशा बातचीत करने, प्रश्न पूछने, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने, स्व अधिगम एवं स्व मूल्यांकन का अवसर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, जील, जोश और उमंग। आपके शिक्षण में जोश और उमंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, नितांत ज़रूरी है। जोशीले शिक्षक को अपनी कक्षा में एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की अपनी योग्यता पर विश्वास होना चाहिए कि हम एक से ज़्यादा भी कार्य कर सकते हैं। वे अपने प्रभावी शिक्षण द्वारा सभी बच्चों को विषयवार लर्निंग आउटकम संप्राप्ति करा सकेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 क्लास एक साथ पढ़ानी पड़े, तो उसके लिए आप में जोश होना चाहिए, आप में उमंग होनी चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, शिक्षण के लिए सदैव तैयार रहिए। कभी भी कक्षा में हिचकिचाहट के साथ प्रवेश मत कीजिए। किसी भी व्यक्तिगत समस्या या बहस का बोझ कभी भी अपनी कक्षा में मत ले जाइए। कक्षा में सदैव मुस्कुराते हुए प्रवेश कीजिए। हमेशा बच्चों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता का भाव और सफलता के आशीर्वाद के साथ कक्षा में प्रवेश कीजिए। सीखने के प्रति सभी बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए और बच्चों की सफलता और उपलब्धि पर खुशियाँ मनाइए। कक्षा में हास्य परिभाष का विवेकपूर्वक उपयोग कीजिए। शिक्षण की सफलता के प्रति विश्वास रखिए और बच्चों के उत्साह को निरंतर बनाए रखिए। तो साथियों, ये थी हमारी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ियाँ, जिसमें ए से जेड तक का उपयोग किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।